नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। बीते हफ्ते सीपीएम की 21वीं कांग्रेस में सीताराम येचुरी को पार्टी का 5वां महासचिव चुना गया। येचुरी से पहले पी सुंदरैया, ईएमएस नंबूद्रिपाद, हरकिशन सिंह सुरजीत और प्रकाश करात इस पद पर रहे। एक लंबे पराभव और निराशा के बाद येचुरी को मिली इस कमान का आमतौर पर वाम लोकतांत्रिक हलकों में स्वागत किया गया, लेकिन इस बदलाव के बाद भी कई सवाल हैं जिनसे जूझना और आगे बढ़ना पार्टी के लिए जरूरी होगा। येचुरी के नेतृत्व में सीपीएम को अपनी राजनीतिक कार्यनीतिक लाइन पर चलते हुए भारतीय समाज की ठोस परिस्थितियों पर पार्टी को आगे ले जाने की चुनौती है। सीपीएम को अपनी पुरानी ताकत और प्रभाव हासिल करना है, साथ ही मौजूदा चुनौतियों के बीच सत्ता में अपनी जगह भी बनानी है। आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। आज बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं सीपीएम के सांसद और हाल ही में पोलित ब्यूरो के सदस्य चुने गए मोहम्मद सलीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मणिशंकर अय्यर। आप कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन आप कांग्रेस में मार्क्सिस्ट माने जाते हैं। और हमारे साथ हैं आदित्य मुखर्जी। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू के। इसके अलावा हमारे साथ हैं राजीव भार्गव। आप सीनियर फेलो सीएसडीएस के और आप सीएसडीएस के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा आपने मल्टी कल्चरलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड सेकुलरिज्म पर शोध भी किया है, यानी रिसर्च भी किया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही यहाँ पर मौजूद इन नौजवान युवाओं का भी बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। I propose the name of Comrade Sitaram Yechuri to be the new President. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना नया महासचिव चुना, लेकिन क्या इससे पार्टी की दिशा और दशा बदलेगी? विशाखापत्तनम में हुई पार्टी की 21वीं कांग्रेस के बाद भी ये सवाल बना रहा। Beware our class enemies. We are prepared now to unleash these battles to change India for a better India. प्रकाश करात 9 साल तक महासचिव रहे। ये दौर सीपीएम के पतन का रहा। उसका पश्चिम बंगाल में किला ढहा और केरल में उसके पांव के नीचे की जमीन कांपती रही। येचुरी के सामने चुनौती बीते दिन वापस लाने की है, जब सीपीएम देश में लेफ्ट पॉलिटिक्स की ताकतवर आवाज थी। आज वो वाम एकता के नाम पर मुख्य धारा की राजनीति से मुंह मोड़ती हुई दिखती है। क्या येचुरी ये दिशा बदलेंगे? ये चुनौती हमारे सामने जो रखी है, ये आर्थिक नीतियां, ये सांप्रदायिकता और इन दोनों का सामना कर और आगे हमारे देश के अंदर वर्ष संघर्ष को ले जाने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई राजनीतिक ताकत नहीं है और उसको हम मजबूत करने का प्रतिज्ञा जो है इस 21वीं कांग्रेस में ले रहे हैं। निगाहें इस पर भी हैं कि येचुरी के कार्यकाल में सीपीएम की मुख्य धारा की राजनीति से अलग थलग होने का सिलसिला जारी रहता है, या एक बार फिर वो एक ऐसी हैसियत में आती है जब उससे हाथ मिलाने को दूसरी पार्टियां आतुर नजर आएं। ऐसा नहीं हुआ तो लेफ्ट विचारधारा हाशिए पर पहुंच सकती है। ये 1977 के बाद हुआ सीपीएम का उदय ही था, जिससे लेफ्ट राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की हैसियत में आया। इसलिए येचुरी से ऊंची उम्मीदें जोड़ी गई हैं, लेकिन उनके सामने कठिन चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि सीपीएम पश्चिम बंगाल में कैसे वापसी करे और केरल के किले को कैसे बचाए रखे। ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी के सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाएगा। इंतजार ये जानने का भी है कि पश्चिम बंगाल में पुनरुद्धार के लिए पार्टी ने अब क्या फॉर्मूला तैयार किया है। सीपीएम के समर्थक ये जानने को भी बेताब हैं कि नए दौर में अपने पुनरुद्धार के लिए पार्टी किन सामाजिक वर्गों को अपना केंद्र बनाएगी। खेतिहर और औद्योगिक श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग में एक जैसा आकर्षण बनाने का उसके पास क्या फॉर्मूला है, या फिर दूसरे दलों की तरह वो भी महज चुनाव केंद्रित पार्टी बनकर रह जाएगी। एक सवाल ये भी पूछा गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी गरीबों को गोलबंद करने में सफल रही तो सीपीएम ऐसा क्यों नहीं कर पाती? उसके तरीके और जुमले आज के दौर में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? सीपीएम अपने नेतृत्व में अलग अलग सामाजिक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर भी कटघरे में है। सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो में दलित और महिला नेताओं की कम उपस्थिति क्यों है? इसका माकूल जवाब पार्टी पेश नहीं कर पाई। यानी सीपीएम के सामने सवाल और समस्याएं अनंत हैं, मगर देश में वाम राजनीति के लिए आज भी बहुत सद्भाव और सदिच्छाएं हैं।
येचुरी के महासचिव बनने पर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से भी इसके संकेत मिले हैं। तो क्या उनसे जोड़ी गई ऊंची उम्मीदों को येचुरी पूरा कर पाएंगे? मोहम्मद सलीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, आप पहली बार चुनकर आए हैं पॉलिट ब्यूरो में। लेकिन इसके अलावा जो नेतृत्व बदला है इस समय सीपीएम का 10 साल बाद, इस बदलाव से क्या हासिल होने जा रहा है? ये बदलाव कितना जरूरी था और क्या कोई फर्क पड़ेगा पार्टी को? एक तो ये जब केंद्रीय कमेटी या पॉलिट ब्यूरो या जनरल सेक्रेटरी चुने जाते हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे जो आंतरिक जो हमारे लोकतंत्र है पार्टी में, आप खुद देखें 50 साल सीपीएम के हुए और 5 जनरल सेक्रेटरी हुए, तो और ये जो स्मूथ ट्रांजिशन होता है तो वो एकदम निचले सतह से जमहूरी तरीके से हम चुनते हैं, एकदम शाखा के संपादक से लेकर के इलाके से लेकर के ऊपर तक, और ये स्वाभाविक ही था। लेकिन मीडिया में ऐसा हो रहा था कि जैसे बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, और तो नेतृत्व में परिवर्तन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, इस बार जो हुआ कि थोड़ा हमारे जो कंटिन्यूटी होती है पुराने के साथ, तो इस बार थोड़े नए लोग और ज़्यादा आए केंद्रीय कमेटी में या राज्य कमेटी में या जिले कमेटी में। आप एकदम निचले स्तर से देखेंगे, क्योंकि पिछले पार्टी कांग्रेस में हमने ये निर्णय किया था कि कोई भी एक ओहदे पर 3 टर्म से ज़्यादा कोई नहीं रहेंगे। तो उससे पहले भी ऐसे होता रहता था, लेकिन इस बार उसमें बंदिश एक आई थी, तो निचले सतह से ही ये परिवर्तन हुआ। दूसरी बात है कि जब नए लोग आते हैं तो नए वर्क स्टाइल होता है और नए स्थिति का आकलन करके, लेकिन हम पार्टी कांग्रेस में ही वो फैसला करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नए अभी पॉलिट ब्यूरो बने या जनरल सेक्रेटरी बने वो कोई नया रास्ता चुन लेंगे। हमारे पार्टी कांग्रेस में हम ये जो परिवर्तन हमारे देश में, राजनीति में, अर्थनीति में, समाज में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई नेतृत्व बदला है तो उससे ये नहीं माना जाना चाहिए कि उसका पूरा असर पार्टी पर दिखेगा, बल्कि आप लोग एक सामूहिक जवाबदेही के तहत चलते हैं और सामूहिक जवाबदेही अभी भी बनी रहेगी। जैसे कि प्रकाश करात बार बार पिछली हारों के बाद कहा करते रहे कि सामूहिक जवाबदेही है इस हार की, कोई सिंगल आदमी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो अभी भी उसी सामूहिक जवाबदेही के तहत पार्टी चलती रहेगी। ये बार बार हमें इसलिए कहना पड़ता है कि हमारे देश में या तो परिवार या तो व्यक्ति केंद्रित पार्टी है। पुराने बिहारी जो है तो उसको आस्ते आस्ते वो व्यक्ति या परिवार केंद्रित हो गए हैं। तो इसलिए हमें ये वामपंथी जो धारा है उसको बताना पड़ता है कि यहाँ कोई एक व्यक्ति एक परिवार का मामला नहीं है, हम कलेक्टिव सामूहिक रूप से करते हैं, इसलिए पॉलिटिकल ब्यूरो है। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं वो आप कन्वेनर समझिए पूरे टीम का, और हम फैसले जो लेते हैं वो एक साथ ही लेते हैं। और वो फैसला पार्टी कांग्रेस में हमने जो निरंतर प्रयास किए पिछले 4 साल कि हमारे जो कुछ परिवर्तन हमारे समाज में हुए, हमारे अर्थनीति में हुए, उसका आकलन किए और उसका नतीजा निकला। तो आप बल्कि ये कह सकते हैं, ये उल्टा है कि नेता बदले बोल करके ही आपके जाके रास्ते बदलेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि हम कुछ नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं, इसलिए एक नए टीम भी आए हैं। नए रास्ते की तलाश में सीपीएम है, आपको क्या उम्मीदें हैं? खास तौर से जो येचुरी साहब हैं वो सबको मिलाकर चलने वाले, थोड़े लचीले स्वभाव के हैं, तो उस आधार पर धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ उनका संबंध ज्यादा बढ़ेगा? कांग्रेस या इस तरह के जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं वो उनके ज्यादा करीब आएंगे? येचुरी ये चाहे या न चाहे, एक राष्ट्रीय आवश्यकता है आज कि हम धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ें और कि सांप्रदायिकता के खिलाफ, जिस सांप्रदायिकता ने इतनी बड़ी चुनौती हमारे सामने रखी है, उसके खिलाफ भी हम लड़ें। और इसलिए आज बहुत ही ज़रूरी है कि विपक्ष के जितने भी पार्टी हों वो सब जिस हद तक हो सके वो एकत्रित होकर आगे बढ़ें। और ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस और सीपीआईएम की खास जिम्मेवारी बनती है इस लिहाज से, क्योंकि हालांकि हम अलग रहे हैं ज़्यादातर और कि एक दूसरे से हमने मुकाबला किया है ज़्यादातर, हकीकत तो ये है कि बुनियादी सोच पर जो सीपीआईएम का सोच है और कांग्रेस का सोच है वो शायद बाज़ पार्टियों से ज़्यादा करीब है। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के करीब आएँ। और जबकि हम देखते हैं कि सीपीआईएम ने 2-3 बहुत बड़ी गलतियां की हैं बूथ में, नहीं तो आज उनका प्रभाव और भी ज़्यादा होता। एक, जबकि ज्योति बासु को प्रधानमंत्री को बनाने की बात आई तो तब जैसा कि आप बता रहे थे लोकतांत्रिक तो था, लेकिन एक गलत फैसला था कि ज्योति बासु को पॉलिट ब्यूरो ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया। यदि वो बनते तो शायद इनका प्रभाव आज ज़्यादा होता देश में। दूसरी चीज़, जबकि ये यूपीए सरकार में शामिल होने से इनकार किया, तब भी मुझे लगता है कि गलती है, क्योंकि तब जबकि हम दूसरे तरफ जा रहे थे, पार्टी खींचा जा रहा था, इनके न होने से
मुझको लगता है कि हमको ही, कांग्रेस को ही कुछ नुकसान पहुंचा। और तीसरी चीज, जबकि नाराज हो गए इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर, तो उन्होंने नाराजगी में हमें छोड़ा और उनके जगह 2-4 और लोग आ गए और सारा डील पास हो गया। तो इनको तो कुछ फायदा नहीं मिला, और मेरे जैसे जो मित्र हैं वामपंथी पार्टियों के कांग्रेस के अंदर, हमारी मुंह बंद की गई थी। तो ऐसी गलतियां मैं नहीं सोचता हूं कि होंगे, जबकि सीताराम येचुरी इस पार्टी का नेतृत्व करते रहे हों। और साथ साथ जबकि सलीम जैसे हमारे मित्र पॉलिट ब्यूरो में हैं, तो हम भी कुछ कोशिश करेंगे कि इनके कान में डाल दें कि मूर्खपना से जरा रुक जाइए और बुद्धिशाली चीज कीजिएगा। आदित्य साहब, क्या आपको भी लगता है कि जो भूत में गलतियां हुई, जो पूर्व में गलतियां हुई, जिसका जिक्र किया अभी मणिशंकर अय्यर जी ने, वो येचुरी के नेतृत्व में वो कुछ बदल जाएंगी, उसके ऊपर एक नया रुख सामने आएगा सीपीएम का? येचुरी के सामने और कोई रास्ता भी नहीं है। जो अब सिचुएशन कम्युनिस्ट पार्टी की बन गई है, इस वक्त इसको अपने आप को री इन्वेंट करना जरूरी हो गया है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टीज को अपने आप को री इन्वेंट किया है। तो उसमें येचुरी के एडवांटेजेस हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है और उनकी जो सोच रही है, उनकी जो इनके लीडर्स रहे हुए हैं, जैसे कि अभी मणिशंकर जी ने कांग्रेस के साथ रिलेशनशिप की बात करी है। येचुरी साहब अपने आप को हरकिशन सुरजीत के चेले मानते हैं। सुरजीत साहब कांग्रेस से निकले हैं, 14 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी में थे। उनके फेमस स्टेटमेंट्स है कि जहां पे हम एक्टिव थे, वी वर द कांग्रेस। तो ये जो एक सोचने का तरीका है कि लेफ्ट की ग्रोथ जो है हर टाइम पे सिर्फ अपने सीट से नहीं गिनती होनी चाहिए, बल्कि कि आपने मेन स्ट्रीम को थोड़ा सा आपने अगर बाएं की तरफ किया, मेन स्ट्रीम के अंदर ही सोशल डेमोक्रेटिक फोर्सेस कांग्रेस में कम थोड़ी हैं, तो उनको साथ लेके चलने की बात है। और तीसरी बात यह है कि कम्युनिस्ट बोलने के इसमें एक लफ्ज होता है, वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन। हर एक सोसाइटी में एक वक्त आता है जबकि सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्या है वो देखना चाहिए। अब हम हिंदुस्तान में अब हमारे जो द नेचर ऑफ आवर स्टेट है, उसी पे आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, वही अब क्वेश्चन हो गया है कि हम सेक्युलर स्टेट रहेंगे कि हिंदू स्टेट बनेंगे। इस वक्त क्लियरली प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन हमारा ये है कि हमारा देश कम से कम डेमोक्रेटिक सेक्युलर बचा रहे। उस वक्त अगर हम नुक्ताचीनी करने लग जाएं, प्राइमरी कंसर्न ये है कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री सेकुलर बचा रहे। लेकिन वृंदा करात जो पॉलिट ब्यूरो की मेंबर हैं, वो दो बातों की तरफ इशारा कर रही हैं और ट्विन असॉल्ट की बात कर रही हैं। उन्होंने हिंदुइज्म की भी बात की है और साथ ही न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पर हमें कांग्रेस से दूर रहना चाहिए, हिंदुत्व के से लड़ने के नाम पर हमें कांग्रेस के करीब नहीं जाना चाहिए। और हमने ये इसलिए दोहराया क्योंकि जो सवाल मैंने इनसे पूछा था कि सामूहिक आधार पर हम फैसले करते हैं, ये लगातार ये बात कही जाती है सीपीएम में, तो अगर सामूहिक आधार पर फैसले किए जाते हैं और पॉलिट ब्यूरो की एक मेंबर ये इशारा कर रही हैं या कह रही हैं, तो इससे क्या हम संदेश हम यही लेते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में जैसे कांग्रेस में भी कई धाराएं हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी कई धाराएं हैं। जो वृंदा करात जी ने कहा वो ट्रेडिशनल सेक्टेरियन धारा है। अब सीताराम में पॉसिबिलिटी है कि जो ओपन जो धारा है, ये कहना कि कांग्रेस न्यू लिबरल है, अरे कांग्रेस में भी तो मणिशंकर अय्यर बैठे हैं, कांग्रेस ने मनरेगा किया, कांग्रेस ने सारे राइट बेस्ड ये भी तो किए, न्यू लिबरल भी किया। तो आप अगर कांग्रेस को ये जो आइडिया है कि हम तो दोनों के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, और ये जो पोजीशन वृंदा करात की है, उस पोजीशन से थोड़ी बहुत मणिशंकर जी की बात सुन लेना, बीजेपी को उससे बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप इक्वी डिस्टेंस करेंगे तो इसका मतलब आपको प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन समझ ही नहीं आया कि इस समय इक्वी डिस्टेंस करना, कांग्रेस भी उतना ही खराब है जितने की बीजेपी है, तो इसका मतलब कम्युनलिज्म का असर सोचे ही नहीं आप। तो ये खतरा तो है ना। पर सीताराम को अगर आप देखें, सीताराम के कॉलम्स आते हैं हिंदुस्तान टाइम्स पे, आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्लियरली एंटी कम्युनल। उन्होंने सेक्युलर, उनका जो स्टैंड पॉइंट है बहुत स्ट्रांग रहा है और हम होप करते हैं कि उसका असर उनके पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल और जो सेक्टेरियन लाइन है पार्टी की, सीपीएम की, वो उससे बाहर निकलकर येचुरी के नेतृत्व में कोई नई दिशा, या जिस दिशा की तरफ आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, उस दिशा में बढ़ेगी पार्टी? देखिए, उम्मीद तो है, हर बदलाव के टाइम पर एक उम्मीद जागती है, और जो सीताराम जी की छवि है उससे तो ये लगता है कि कुछ शायद
सामूहिक रूप से ही कुछ चेंज आएगा और कुछ चेंज जरूरी भी है। लेकिन मैं 2-3 चीजें और भी कहना चाहता हूं। इन्होंने आदित्य ने बोला कि लेफ्ट को रीइन्वेंट करना है, तो आई थिंक ये सबसे पहले मानना होगा कि लेफ्ट क्या है। मेरे विचार में जो भी व्यक्ति किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, सोशल, चाहे वो कहीं पे भी हो, इकोनॉमिक एक है लेकिन सोशल ऑपरेशन है, रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं, रेस बेस्ड भी हो सकता है, ट्राइबल्स के साथ भी हो सकता है, विमेन के साथ भी हो सकता है। तो जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इनके एक्सक्लूजन, ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो भी आवाज उठाए, चाहे वो पार्टी में हो चाहे पार्टी से बाहर हो, वो सब के सब एक लेफ्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। अक्सर देखा ये गया है कि एक वर्ग संघर्ष है, दूसरा जाति संघर्ष है, और हिंदुस्तान को अगर समझना है तो जाति भेद या जाति संघर्ष को बिना समझे हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैं तो कह रहा हूँ जाति ही नहीं, बाकी ये सारे के सारे लोग जो भी लेफ्ट में, चाहे वो पार्टी में हो चाहे बाहर हो, सबको मिलकर इन सब शोषण के खिलाफ एक फ्रंट बनाना चाहिए जी। वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर चुनौती जो है उनके पास वो ये है कि ये सब इन सब शोषण के खिलाफ आवाजें बहुत लोग उठाते हैं जो अपने आप को खुली तरह से लेफ्ट नहीं बोलते, लेकिन उनके साथ कैसे मिलकर चलना, ये खोलना अपने आप को सोशल मूवमेंट्स के साथ। अब इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते हैं, वैसे ही वो बहुत तरह तरह के शोषण के खिलाफ उस आइडिया को मजबूत बनाने के लिए उन सब शोषण के खिलाफ वो बात करेंगे जी। गरीबों और मैं माफ कीजिएगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ। जो सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा वर्ग संघर्ष में सताए हुए लोगों की बात करने वाली पार्टी है, वो अपना प्रभाव क्यों खोती जा रही है और क्यों अपनी जगह, अपनी स्पेस उसकी सिकुड़ती जा रही है, जबकि उसी स्पेस को कैप्चर करके आम आदमी पार्टी 2 साल के अंदर इतनी प्रभावशाली हो गई। मैं उनकी बात से ही आगे बढ़ाऊंगा कि सीपीआईएम बेशक बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान के लिहाज से, लेकिन वामपंथा सीपीएम नहीं है, सीपीएम वामपंथा नहीं है, वामपंथा इससे काफी बड़ा है। और आप अगर हमारे पार्टी के निर्णय को भी देखेंगे, फैसले को भी, इस पार्टी कांग्रेस में भी, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे संगठन, सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, फिर राजनीतिक दल, इन तमाम को एकत्रित करना है आज की जो चुनौती है। और उसमें जैसे वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं, गरीबी के सवाल, आर्थिक नीति के सवाल, आर्थिक मुद्दे, उसके साथ साथ सामाजिक मुद्दे और जो सांस्कृतिक है, बाकी तमाम सवाल है। और जैसे बरसों से जो बात होते आ रहे हैं और आज ये परिवर्तित स्थिति में और ज्यादा, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, चाहे दलित के ऊपर हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे वो अलग अलग किस्म के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जो प्रांत में है, प्रांतिक जो लोग हैं, मार्जिनलाइज हो रहे हैं, उनको इकट्ठा करना, मैं समझता हूँ वो तमाम वो वामपंथा है, चाहे वो किसी पार्टी में रहे या बाहर रहे। और सीपीआईएम की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्वीकृति नहीं जा रही है, हमें इसको वाइड ओपन करना है इस नेट को। और वो तभी कर सकते हैं जो आपने कहा कि हम अपने जो हमारा जो धारा है और दर उसको हमको पकड़ना है, सींचना है, मजबूत करना है सीपीआईएम को। उसके साथ साथ अगर वामपंथी एकता बनती है, बाकी तमाम वामपंथी दल जो है और उसके साथ व्यक्ति और गोष्ठी, ये सबको जोड़ना है, एक चुनौती है। इस बार कई बार ऐसा लगता है कि आप वामपंथी एकता की बात करके धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को अपने दायरे से दूर क्यों कर देते हैं? वो और एक लेवल है। हाँ। हम एक एक लेवल की बात कर रहे हैं। पहले तो सीपीआईएम को मजबूत करना है। हाँ। अगर सीपीआईएम सुकर जैसे आपने कहा तो फिर हम बाकी बकवास करें, क्या फायदा। तो हमारे संगठन, जन आंदोलन, जन संगठन को इस तरह बर्ताव करना, ये फैसला ऐसे है, वो वामपंथी एकत्रित होंगे तभी ये धर्मनिरपेक्ष ताकत, आप देखो वो न्यूक्लियस की तरह नहीं, एक सीमेंट की तरह काम करते हैं। ये तो लगातार चर्चा होती रही है, ये चर्चा तो लगातार होती रही है कि वामपंथी एकता जरूरी है और वामपंथी एकता को, लेकिन उसके आधार पर हम लोकतांत्रिक जो तत्व हैं, हाँ, उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद आम आदमी के डिस्कोर्स से वामपंथ क्यों दूर होता जा रहा है? आज आम आदमी, आज आम युवाओं से पूछिए, उनके बीच में इस बात पर चर्चा ही नहीं होती है कि वामपंथी पार्टियों की या लेफ्ट पार्टियों की स्थिति क्या है और उस पर क्या बहस। इस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात वृंदा करास के रेफरेंस में ये कहे कि पार्टी कांग्रेस हुई और जो सेक्टेरियन आउटलुक है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। वृंदा करास ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पॉलिट ब्यूरो, और उन्होंने जो लिखा या जो बोल रहे हैं इसमें कोई अंतर्विरोध का सवाल नहीं है, साफ सीधा बात है। एक सीताराम येचुरी का इंटरव्यू आप देखें,
या पार्टी सम्मेलन में जो भाषण है वो देखें या पब्लिक मीटिंग में जो भाषण है वो देखें, तो आज एक वो ट्राइडेंट की बात कर रहे हैं, त्रिशूल की बात कर रहे हैं कि त्रिशूल बनता जा रहा है। एक जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है जो गरीब को और गरीब कर रहे हैं और हमारे तमाम संसाधनों को कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे रहे हैं। दूसरा जो सांप्रदायिकता के जो सवाल है, हिंदुत्व की बात, हिंदुइज्म नहीं, आपने जो हिंदुइज्म कहा, तो हिंदुइज्म एक धर्म है, एक संस्कृति है, परंपरा है, लेकिन हिंदुत्व जो शक्ति है वो एक राजनीतिक तत्व है। धर्म को इस्तेमाल करके फांसीवाद को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक विधि, उसका वो चैलेंज है। और तीसरा ये जमहूरियत जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको स्क्वीज किया जाए, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे रास्ते में हो, बोलने के अधिकार, नेट में आपकी न्यूट्रलिटी का सवाल, तो इसको भी, तीनों को ही चुनौती को आपको सामने रखना पड़ेगा। और इसके लिए राजनीतिक और सामाजिक तो उन सवालों को भी, सोशल जो इश्यूज है, ये 2000 में हमने जो पार्टी कांग्रेस को अपडेट की, आज की बात नहीं है, हमने उससे पहले ये समझ रहे थे कि वर्ग संघर्ष जैसे आपने कहा, लेकिन उसके बाद पार्टी कांग्रेस पार्टी सम्मेलन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया हमने कि सामाजिक मुद्दों को भी वो कमजोरी है कि हम किस तरह से सलीम साहब, आपने डॉक्यूमेंट्स में वो सारी चीजें डाली, आपने पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन तय की, मगर उसमें कार्यनीति पर अमल करने की दिशा में आप थोड़े पिछड़े रहे। मैं अगर गलत हूं तो आदित्य जी आप मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। नई पीढ़ी और नए जो आपकी कमजोरी की बात कर रहे थे, मैं उसको ध्यान रख रहा हूं। चूंकि जब ये सांप्रदायिक मंदिर मस्जिद का सवाल सामने आता है या जब ये मंडल कमंडल के सवाल आए, तो क्या होता है, जो आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, वो पीछे हट जाते हैं और वामपंथी उसी के ऊपर जोर डाल रहे थे, आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन हो। अब जैसे कल देखिए किसान आत्महत्या किए, तो दिल्ली में आपके मीडिया में सब जगह में एक हवा हो रहा है, 3 लाख किसान पिछले 10 साल में आत्महत्या किए हैं। लेकिन वो तब तक हमारे देश के जो नौजवान हैं या हमारे देश के जो शहरी लोग हैं उनको झिझोड़ नहीं रहे थे, अब वो झिझोड़ रहे हैं। जब वो मुद्दा सामने आता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे बोल के जो ताल ठोकते हैं वो थोड़ा पीछे हटते हैं, और जो हकीकत जो रोजाना का जो सवाल है वो सामने आता है, तब वामपंथ भी सामने आता है। पिछले 20 साल उदारीकरण के नीति के नाम पर मध्यम वर्ग को ये दिखाया गया कि आप सब ही अंबानी या अदानी बनने वाले हो, तो सबका ये कोशिश ऐसी होड़ में लगे हुए थे, कुछ लोग बनेंगे। नहीं, आप जो बातें कह रहे हैं पीछे आपकी जो राजनीतिक लाइन है उसमें किसी को विरोध नहीं है, पर बात यह है कि आप जो राजनीतिक रणनीतिक लाइन तय किए हैं उस पर कितना चल पाए हैं, कितना उस पर आगे अमल कर पाए हैं? क्या आपको लगता है कि पार्टी अमल कर पाई है? नहीं, कुछ कमियां तो हैं ही, नहीं तो सीपीएम की हालत अभी नहीं होती है। उसमें कमी यही है जो आपने कहा कि एक थियोरी है और एक आपकी प्रैक्टिस क्या है। ये जो वर्ग क्लास स्ट्रगल की भी जो बात है और जो सारा जो थियरी ऑफ रेवोल्यूशन है इनका, वो इस वक्त डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में वो नहीं चलता है। आप डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट अब नहीं कर सकते हैं। प्रोलेटारिएट की बात जो परसेंटेज है वो इतनी छोटी है कि उसके बेसिस पे आप नहीं कर सकते। पीपल को आपको साथ ले जाना है। जो आपने आम आदमी का एग्जाम्पल दिया, कौन लोग गए उसमें? गरीब लोग गए, वही असंगठित वर्ग जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, वो तो वर्किंग क्लास ही नहीं है, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, कुछ हाउस होल्ड वर्कर है, कोई कुछ है, कोई दे डू नॉट फिट इनटू क्लास स्ट्रगल उस हिसाब से है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को रीच करने की जो एक है सोच, वो सीपीएम को करनी पड़ेगी, जो दुनिया भर में लेफ्ट पार्टीज कर रही है, उनको वो सोच छोड़ देनी पड़ेगी और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाना पड़ेगा। और जो एनिमी जिसको हम सोचते हैं, एनिमी के अंदर भी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आप एक तबके को एनिमी कह के नहीं छोड़ दे सकते। हर एक तबका, हर एक में ही आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आपको निकालना पड़ेगा अपने साइड में। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी नई सोच की जरूरत है। बहुत ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट ट्रेडिशन ही ये रहा हुआ है कि बिल्कुल साफ साफ क्लास कॉन्ट्रडिक्शन बता देते और ये ऐसे और ये वैसे, ऐसे करके नहीं। आप ये कह रहे हैं कि शत्रुओं को भी मित्र बनाकर चलना होगा। आपको भी लगता है सिर्फ एक और बात ही, जो उदारीकरण की बात है, उदारीकरण के कुछ फायदे भी हुए हैं। तो ये कह देना कि उदारीकरण जो है बिल्कुल खराब है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिल्कुल खराब है, ये पोजीशन लेंगे तो आपके सपोर्ट बेस हिंदुस्तान में बिल्कुल इतनी सी रह जाएगी। मैं ये कहा कि वो शिफ्ट हो गया एजेंडा। हाँ, एजेंडा शिफ्ट हुआ है, एजेंडा शिफ्ट हुआ है, पर उदारीकरण के खिलाफ लड़ने वाले मेन स्ट्रीम पार्टीज में भी बहुत लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलिए, ना कि उनको भी एनिमी बना दीजिए। ये जो हमारी आदत है कि जो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि वो 100 स्टेप्स हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, उनको हम वो बता देते हैं। स्वदेशी जागरण मंच भी बोल रहे थे 20 साल से, पर उनको साथ देने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। बट कम्युनिस्ट जो है ट्रेडिशनली
सोशलिस्ट को भी साथ नहीं लेके नहीं चल पाता, क्योंकि वो पूरा 100 स्टेप मेरे साथ नहीं आ रहा है। ये जो सोचने का तरीका है ये बदलना कदम तुम भी चले, 2 कदम आप 2 कदम आ जाइए, हम आपको साथ ले लेंगे। सीपीएम को अपने दायरे से बाहर निकलकर भी सोचने की जरूरत है। आप जैसे लोगों को अगर वो साथ लेकर चलती तो क्या उसके विस्तार की संभावनाएं और हो रहा है। आप देखिए हमारे राज्यसभा में शुरू से लेकर आज तक पूरा 1 साल होने वाला है। हाँ। कौन से मुद्दे पर हमारे मुख्तलिफ सोच रहे हैं। हम हर विषय पर, हर मुद्दे पर हम एक होकर, छोड़िए बीजेडी और अन्ना द्रमुक को, इन 2 पार्टियों को छोड़कर सारी जो विपक्ष पार्टियां हैं हम सब एक हैं। इसीलिए तो ये डर गए। तो बजाय एक कानून हमारे राज्यसभा में लाने का उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला, इस उम्मीद में कि ऐसे तानाशाही करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो हम कर दिखा रहे हैं प्रतिदिन राज्यसभा में, ये ही है असली इनकी नीति। और इसलिए, और कौन चला रहा है इसको राज्यसभा में? वही सीताराम येचुरी जो आज जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं सीपीआईएम के। तो मुझको लगता है कि एक छोटी सी रोशन आई है, और कि उस रोशन का नाम है सीताराम, और कि जिस सोच के आधार पर वो अपना काम हमारे संसद में कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद सलीम जैसे लोग, कि आज ऐन वक्त है कि विपक्ष एक हो जाए। और जो विपक्ष एक हो जाए तो 43 पार्टियां हैं जिनको कि हमें एक बनाना है। इनको एक बनाने से ही सोनिया जी सन 2004 में जीती। कांग्रेस को तो बस 140 सीट मिले तब, तो हमने बहुमत बनाई दूसरों के साथ। नहीं, सीताराम जी एक रोशनी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस रोशनी से कितने दूर तक उजाला होगा, पार्टी मुझे को नहीं कितना, लगता है कि उन्हीं को काम करना फायदा है। होगा, और नहीं, उसके नहीं। प्रभाव में क्या आम जनता को लिया जा सकेगा? क्योंकि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है तो ये उनके प्रभाव को आगे बढ़ाना जरूरी है। ये नहीं कि सीताराम येचुरी इस एकत्रित विपक्ष के नेता हैं, वो उनमें एक हैं, एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन वो एक ही हिस्से हैं। कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि किस हद तक वो सीताराम और बाज जो लोग हैं उनको एक लेकर, जैसा कि हमने सन 2004 में किया और सन 2009 में किया, वैसा ही कदम हमें अब उठाना होगा। गलती हमारी ये हुई कि सन 2014 में हमारे सारे मित्र हमें छोड़कर चले गए, तो इसीलिए हम 44 सीट पर रह गए। तो इतिहास हमें बताता है कि कांग्रेस अकेला आज के जमाने में आगे नहीं आ सकता है, वो जमाना खत्म। हमें सबको एक साथ ले जाना है, वो जो कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वामपंथी लोग हैं, और इन वामपंथी लोगों में से सबसे अहम स्थान रखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। तो हमारे रिश्ते सीताराम और उनके साथीगण के साथ अच्छे रहें, और वो भी कोशिश करें हमारा साथ देने का। कभी कभी गाली निकालने ठीक ही है, लेकिन जबकि वोट डालने का सवाल आता है, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो सीपीएम और वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकती है? आपके लिए ये जरूरी है, मगर आपके लिए इनकी जरूरत कितनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही एक और बड़ा मुद्दा है, वो है वामपंथी सोच के प्रभाव का। जो प्रभाव बुद्धिजीवियों के अंदर, जैसे बुद्धिजीवियों को चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वामपंथी अपनी तरफ खींच कर लिया है, वैसे बुद्धिजीवियों, रंगकर्मियों, कलाकारों के बीच में जो प्रभाव था, वो प्रभाव छात्रों के बीच में जो वामपंथी पार्टियों का प्रभाव था, वो प्रभाव भी कैसे हासिल कर पाएगी पार्टी, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे।